10 साल में मोदी जी ने जो किया ये तो केवल एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अगले 5 साल में हमको देखनी है। द नेक्स्ट 5 years of Modi ji's government will be the defining moment in the history of India and in the history of world. हम लोग देखते हैं आज 2 ही खेमे, एक खेमा जो मोदी जी के साथ है और दूसरा खेमा जो मोदी जी के साथ नहीं है, चाहे उसको इंडिया अलायंस कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए, लेकिन इनकी फितरत क्या है? ये आज भी इनकी फितरत है कि आज भी ये तुष्टीकरण के भरोसे राजनीति करना चाहते हैं। ये लोग केवल एक समुदाय विशिष्ट को दुख न हो, इसलिए 22 जनवरी को जब दुनिया पूरी हमारी ओर देखती है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में होती है तो कांग्रेस के लोग उसके ऊपर बहिष्कार डालते हैं। 500 साल बाद जो हमारा कलंक मिटा है, उस 500 साल के बाद उस कलंक को मिटाने का जो काम, एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान जो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, कांग्रेसियों को उस पर भी बहिष्कार डालने की इच्छा होती है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये चाहते क्या है। देवेंद्र फडणवीस हे खरंच एक अजबच रसायन आहे। प्रश्न कुठलाही असो त्याचं उत्तर डोकं शांत ठेवून समर्पकपणे कसं द्यावं हे खरं तर देवेंद्रजी यांच्याकडूनच शिकावं। मित्रांनो, राजकारणामध्ये आरोप प्रत्यारोप होतच असतात, चिखलफेक होतच असते। देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर मात्र आतापर्यंत भ्रष्टाचाराचा आरोप लागलेला नाहीये। किंबहुना देवेंद्र फडणवीस यांना अडकवता येईल असं प्रकरण सुद्धा विरोधकांच्याच काय कोणाच्याच हाताला लागत नाहीये। स्वच्छ प्रतिमेचा आणि जनतेच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास घेतलेला, निपक्षपातीपणे काम करणारा एकमेव नेता म्हणून महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बघितलं जातं। देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा आता केवळ राज्यस्तरापुरती उरलेली नाहीये, तर ती देशस्तरावर देखील जाऊन पोहोचली आहे। कर्नाटकामध्ये नुकतंच देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपच्या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केलं, त्याचाच हा व्हिडिओ बघूया। या व्हिडिओमधून देवेंद्र फडणवीस काय बोलत आहेत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित अभी जिन्होंने हमें संबोधित किया, ऐसे कर्नाटक लेजिस्लेटिव काउंसिल के लीडर ऑफ अपोजिशन श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी जी, उडुपी के एमएलए श्री यशपाल सुवर्णा जी, कापू के एमएलए गुरमे सुरेश शेट्टी जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बी किशोर कुमार जी, हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट सतीश कुंपाला जी, पुनियार नवीन शेट्टी जी, के रघुपति जी, यहाँ पर उपस्थित सभी इंटेलेक्चुअल्स, बहनों और भाइयों, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಹರಿ ಯವರೆಗೂ ಕಿರಿ ಯವರೆಗೂ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ ಅನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। दिस इज ऑल आई नो। मुझे बहुत खुशी है कि आज उडुपी में आप सभी इंटेलेक्चुअल्स के बीच मैं उपस्थित हूं। वैसे भी मैं मुंबई से आया हूं और उडुपी का और मुंबई का एक अपना रिश्ता है। मुंबई में उडुपी से बहुत लोग रहते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं और उडुपी के लोगों के होटल्स ये मुंबई में सबसे ज्यादा मशहूर है। तो यहां आने के बाद, आप लोगों से मिलने के बाद मुझे तो ऐसा ही लगा कि मैं मुंबई में ही लोगों को मिल रहा हूं। इट वॉज लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली आई एम मीटिंग। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। यहां मैं हाफ एन आवर लेट आया, आधा घंटा विलंब से आया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो श्री कृष्ण का मठ है, भगवान श्री कृष्ण का, वहां पर गए थे
और वहां के स्वामी जी ने उस मठ का पूरा इतिहास हमको बताया और किस प्रकार से उन्होंने कोटि भगवत गीता लिखने का एक संकल्प किया है, इसकी भी जानकारी मुझे दी। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जो मैंने दर्शन लिया उससे मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई। और वो दर्शन लेने के बाद मैं जब यहाँ आया तो बहुत ही सुंदर वीणा वादन यहाँ पर सुनने को मिला, इसलिए हमारी उन सभी बहनों का भी मैं बहुत बहुत विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आज हम लोग देख सकते हैं कि एक बदले हुए भारत में हम लोग बैठे हैं। 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश में जिस प्रकार का शासन दिया उससे भारत में क्या बदलाव हुआ है, अगर मुझसे कोई ये पूछेगा तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2012 की 2012 में IMF और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने दुनिया की 5 इकोनॉमीज को फ्रेजाइल 5 कहा था। और बहुत ही दुख की बात है कि उन फ्रेजाइल 5 में भारत भी था। उन्होंने कहा था भारत सहित 5 इकोनॉमीज ऐसी है which can collapse any time. They are fragile economies, they cannot sustain and they will fall down. इस प्रकार की भारत की अवस्था थी। 2014 में मोदी जी ने भारत की कमान संभाली। 2012-13 की फ्रेजाइल इकोनॉमी आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गई। और वही IMF कहता है कि इंडिया इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट। भैया इसको कम करो, बहुत साउंड कर रहे। इंडिया इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट सो फार एज वर्ल्ड इकोनॉमीज आर कंसर्न। तो मुझे लगता है कि 10 साल में मोदी जी ने सबसे बड़ी बात अगर कोई की होगी तो जिस अर्थव्यवस्था के बारे में, जिस इकोनॉमी के बारे में ये कहा जाता था कि इट विल कोलैप्स इन ए टाइम, आज उसी को दुनिया ब्राइटेस्ट स्पॉट कहती है। और दुनिया के 11वें नंबर की इकोनॉमी से अब भारत 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में बनाए। और मोदी जी ने एक गारंटी दी है। मोदी जी ने गारंटी दी है कि इन माय 3rd टर्म इंडिया विल बी वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये भारत की अर्थव्यवस्था होगी। और ये मोदी जी की गारंटी है, सिद्धरमैया जी की नहीं है। मोदी जी की गारंटी है ना, गारंटी की गारंटी। नहीं तो हमने देखा कर्नाटक के चुनाव से पहले सिद्धरमैया जी और कांग्रेस ने, खड़गे जी ने, सबने इतनी गारंटी दे दी। हम तब सोचते थे कि कहीं कुबेर का खजाना इनको ही तो नहीं मिल गया। लेकिन बाद में ध्यान में आया कि इनकी आदत अनुसार इन्होंने झूठ बोला है और एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाए। आज तो ऐसी परिस्थिति है कि जब इनको पूछा जाता है, सिद्धरमैया जी को पूछा जाता है, DK शिव कुमार को पूछा जाता है, उनके अलग अलग लोगों को पूछा जाता है कि भाई आपने तो गारंटी दी थी, क्या हो गया? तो कहते हैं हम करेंगे, हम एक दिन में करेंगे थोड़ी बोला था, चुन के आने में तुरंत करेंगे ऐसा थोड़ी बोला था। और उनमें से कुछ लोग तो सच बोल गए। उन्होंने कहा जी बोलने के लिए तो बोल दिया था, लेकिन इतना पैसा आएगा कहां से? इकोनॉमी बहुत प्रेशर में है, हम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसी गारंटी कांग्रेस वालों जैसी गारंटी नहीं है, ये मोदी जी ने गारंटी दी है। और ये मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड हम देख सकते हैं कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। और आज हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक मोदी मॉडल तैयार किया है। जैसे इकोनॉमिक्स होता है वैसे एक मोदीनॉमिक्स है। क्योंकि कई बार अर्थव्यवस्था जब मजबूत होती है तो कुछ बहुत बड़े लोग, कुछ बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स ये बहुत ग्रो होते हैं और उससे अर्थव्यवस्था ग्रो होती है। लेकिन जब इस प्रकार से अर्थव्यवस्था ग्रो होती है तो एक समाज में डिस्पैरिटी तैयार होती है। मोदी जी ने एक नई परिभाषा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए की और उस परिभाषा का नाम है गरीब कल्याण का एजेंडा। बाय एम्पावरिंग द पुअर
क्योंकि भारत को गरीबों का देश कहा जाता था। बाय एम्पावरिंग द पुअर वी कैन एक्सेलरेट द इकोनॉमी, ये नया मॉडल आज देश को मोदी जी ने किया। और हम देख सकते हैं इन 10 इयर्स 25 करोड़ लोग, 25 करोड़ पीपल ये गरीबी रेखा के ऊपर आए। जो गरीबी में से बाहर आए, ये दुनिया का रिकॉर्ड, इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड दैट 25 करोड़ पीपल हैव कम अबव पॉवर्टी लाइन हु वर बिलो पॉवर्टी लाइन इन जस्ट 10 इयर्स। और अभी जो नया रिपोर्ट इंटरनेशनल एजेंसीज ने दिया है, उनका कहना है कि जिस भारत में 40% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे, नाउ ओनली 3% पीपल आर रिमेनिंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये 10 साल में मोदी जी ने करके दिखाया, इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अधिकारिता दी। और आप देखिए कि जो मूलभूत लोगों की आवश्यकताएं है, वो चाहे शौचालय हो, वो चाहे घर हो, पीने का पानी हो, घर में बिजली हो, या अलग अलग प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारा तैयार करके हमारी अर्थव्यवस्था को एक्सीलरेशन देने का काम मोदी जी ने किया। जब एक घर बनता है तो उस घर बनने के कारण वहां पर सीमेंट लगता है, वहां ईंटें लगती है, वहां पर लेबर लगता है, वहां लोहा लगता है, वहां पर फर्नीचर लगता है, वहां पर स्विचेस लगते हैं। मतलब एक घर 32 टाइप्स की इंडस्ट्री को चलाता है, 32 टाइप्स की इंडस्ट्री को डिमांड तैयार करता है। तो मोदी जी ने एक प्रकार से ये जो सारा गरीब कल्याण का एजेंडा चलाया, इस एजेंडे के कारण देश में डिमांड तैयार हुई, इस एजेंडे के कारण देश की प्रोडक्शन बढ़ी, इस एजेंडे के कारण लोगों के हाथ को काम मिला, इस एजेंडे के कारण लोगों के हाथ में पैसा आया, और इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से चली। तो गरीबों को साथ में लेके जिस समय मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों का बैंक खाता खोला, एंड जस्ट इमेजिन, हम विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन उस विकसित भारत में यह परिस्थिति थी 2014 में, अराउंड 55 करोड़ पीपल ऐसे थे जिनके परिवार में किसी ने बैंक नहीं देखा था, दैट नेवर सीन बैंक। उनको बैंकिंग क्या होता है पता नहीं था, बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या है पता नहीं था, कोई उनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं था। अब अगर 55 to 60 करोड़ पीपल ये आपकी फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर हो, आपकी अर्थव्यवस्था से बाहर हो, तो देश तरक्की कैसे करेगा? 50% लोग अगर बाहर रहेंगे तो देश तरक्की नहीं कर सकता। मोदी जी ने इनको देश की मेन स्ट्रीम में लाया, इनके बैंक अकाउंट खुले। लोग कहते बैंक अकाउंट खुलने से क्या होता है, लेकिन लोगों को बाद में पता चला कि जब जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, ऐसा जैम का एक उन्होंने ट्रिनिटी तैयार की और एक नई डिलीवरी सिस्टम इस देश को दी। आपको पता है राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री थे, वो देश की डिलीवरी सिस्टम के बारे में कहते थे, मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो अंतिम व्यक्ति को 15 पैसे 15 पैसे मिलते हैं, 85 पैसे ये करप्शन में समाप्त हो जाते हैं। मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था खड़ी की, 1 रुपया दिल्ली से निकलता है, पूरा 1 रुपया अंतिम व्यक्ति तक जाता है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उसमें से 1 पैसा भी वो निकाल ले। तो एक इम्पेकेबल डिलीवरी सिस्टम इस देश में मोदी जी ने तैयार की। और हम देखते हैं जो इकोनॉमी करीब करीब इनफॉर्मल इकोनॉमी थी, 50% ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज इनफॉर्मल। जीएसटी जैसे सुधारों के कारण वो इकोनॉमी फॉर्मल इकोनॉमी हुई, और फॉर्मल इकोनॉमी होने से देश की तिजोरी में पैसा आया, टैक्सेस आए, इनकम टैक्स आया, जीएसटी आया, रिकॉर्ड टूट गए, और वही पैसा गरीबों के लिए और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए मोदी जी ने लगाया। आज हम देख सकते हैं जो हाईवेज बने हैं हमारे देश में, जिस प्रकार के हाईवेज बने वो एक रिकॉर्ड है। इतने 10 सालों में जितने हाईवेज हम लोगों ने बनाए एक रिकॉर्ड है इस देश में। जितने रेलवे में सुधार हुए, आज वंदे भारत ट्रेन, ये किसी भी डेवलप्ड नेशन, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, इनके डेवलप्ड नेशन से जिसकी हम कंपैरिजन कर सकते हैं,
ऐसी वंदे भारत ट्रेन 100% एक एक पार्ट उसका भारत में बना, ऐसी वंदे भारत ट्रेन जो 180 की स्पीड से भागती है। और रेलवे मिनिस्टर जी ने कहा है एक बार सारे रेलवे लाइन का काम पूरा हो गया तो 250 किलोमीटर की तेजी से ये ट्रेन भागेगी, 250 किलोमीटर पर आवर से ये ट्रेन भागेगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कितने लोगों को सुविधा होगी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो। जब मोदी जी आए तो देश में 74 एयरपोर्ट्स थे, उसमें से भी 20-25 ऐसे थे कि जो अनऑपरेशनल थे। आज ऑपरेशनल 149 यानी 2 टाइम्स एयरपोर्ट्स ये मोदी जी ने तैयार किए और सारे एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल भी किया और उसको अच्छे तरीके से भी तैयार किया। आज एक जमाना था कि एयरपोर्ट को लोग ये मानते थे कि इट इज लग्जरी, इट इज नो मोर अ लग्जरी। आज दुनिया में वहीं पर उद्योग, व्यापार और इंडस्ट्री जाती है जहां एयरपोर्ट होता है। एयरपोर्ट इज अ मैग्नेट विच कैचेस इंडस्ट्री। एयरपोर्ट इज अ मैग्नेट जहां पर व्यापार तैयार होता है, जिसके कारण जॉब्स क्रिएट होते हैं, जिसके कारण रोजगार मिलता है। आज 15 करोड़ लोग देश के फ्लाई करते हैं, जो 3 और 4 करोड़ लोग हमको पता है 2014 में फ्लाई करते थे। 5 गुना लोगों की संख्या बढ़ी है फ्लाई करने वालों की, क्योंकि आम आदमी को भी अब उड़ने का सपना वो पूरा कर सकता है। ये मोदी जी ने उड़ान स्कीम के माध्यम से आज किया हुआ है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो भारत बहुत आगे बढ़ा है। मैं लेह लद्दाख गया था, वहां पर एक कार्यक्रम था, ये हमारी सेना ने कार्यक्रम आयोजित किया था, वहां मैं गया था। और कार्यक्रम के बाद वो जो कमांड है, उस कमांड के नॉर्दर्न कमांड के जो प्रमुख है, उनके साथ मैं चर्चा कर रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि वी आर वेरी थैंकफुल टू मोदी गवर्नमेंट बिकॉज दे हैव कंस्ट्रक्टेड रोड्स ऑन द बॉर्डर। तो मैंने कहा कि इससे पहले नहीं हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने मनमोहन सिंह जी की सरकार को कहा था कि देखिए चाइना ने बॉर्डर पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, उनके रोड्स वहां तक पहुंच गए। चाइना हमारे ऊपर अटैक कर सकता है और अटैक करने के लिए दे कैन मोबिलाइज देयर आर्मी, देयर आर्टिलरी, सारे उनके जितना सारी चीजें लानी पड़ती है, ये सारी चीजें 24 आवर्स में वो मोबिलाइज कर सकते हैं। और हमारे पास तो 8 दिन तक चाइना आ गया तो 8 दिन तक हम हमारी चीजों को वहां मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा सरकार की तरफ से जवाब आया कि हमने इसीलिए रास्ते नहीं बनाए क्योंकि चाइना बॉर्डर तक आ गया और अगर हम रास्ते बनाएंगे तो हमारे रास्तों से चाइना अंदर आ जाएगा, चाइना को हमें अंदर नहीं आने देना, इसलिए हमने रास्ता नहीं बनाया। और आज स्थिति यह है, पानी का गिलास देना, आज स्थिति यह है कि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर पे, थैंक यू सर, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारी सरकार ने तैयार किया है और मात्र पिछले 6-7 सालों में जो तैयार हुआ है, वी कैन मोबिलाइज अवर फोर्सेस इन 12 आवर्स। चाइना 24 घंटे में कर सकता है, हम 12 घंटे में कर सकते हैं। इस प्रकार की आज हमारे बॉर्डर पर यह व्यवस्था मोदी जी की सरकार के कारण हुई है। और भारत में मोदी जी ने मेक इन इंडिया, ये केवल नारा नहीं था, मेक इन इंडिया ने भारत में क्या असर दिखाया है, अगर मैं आपको बिल्कुल एक शब्द में बताना चाहूं तो अंटिल 2014 एवरी मोबाइल वी यूज्ड, कोई भी मोबाइल का हैंडसेट हम यूज करते थे, एवरी मोबाइल वी यूज्ड वाज इंपोर्टेड। हमारे देश में एक भी मोबाइल नहीं बनता था, एक भी नहीं। आज की स्थिति यह है कि देश में मोबाइल यूज करने वाले 113 करोड़ लोग हैं और देश में जितने मोबाइल यूज होते हैं उसमें से 99% मोबाइल भारत में बनते हैं। दे आर नॉट इंपोर्टेड एंड नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग मोबाइल हैंडसेट फ्रॉम इंडिया। ये भारत ने मेक इन इंडिया में करके दिखाया है। हमारे एक्सपोर्ट्स जो हम लोग 2013-14 में कहते थे उससे 2.5 टाइम्स बढ़ गए, 2.5 गुना हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। आज हमारे यहां पर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 2.5 टाइम्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बढ़ गए। मतलब हम लोगों की अब ये ताकत है। और
2013 में एक रिपोर्ट आया था, जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि द वीकेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ वर्ल्ड इज रूपी। भारत का रुपया ये वीकेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। और अभी जब रिपोर्ट आया तो 2023 के रिपोर्ट में कहा गया है कि द करेंसी विच हैज फेयर्ड द बेस्ट इन द टर्बुलेंट टाइम इज इंडियन रूपी। यानी भारत के रुपए का जो ताकत थी, उस ताकत को 10 साल में मोदी जी कहां से कहां तक ले गए, ये हम लोग इस मारे से देख सकते हैं। तो जहां एक और अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, वहीं हमने देखा देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को मोदी जी ने मुद्रा का लोन दिया। क्योंकि नारा क्या था? फंडिंग द अनफंडेड। देश में जो युवा है, जो कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोग, इनको बैंकें कर्जा नहीं देती थी। हमारे यहां टेलीफोन बैंकिंग चलता था। टेलीफोन बैंकिंग का अर्थ क्या है? कोई मंत्री फोन कर दे तो बैंक कर्जा देती थी, अदरवाइज बैंक कर्जा नहीं देती थी। और ये टेलीफोन बैंकिंग का कर्जा कभी वापस नहीं आता था। द लोन वॉज गिवन, नेवर रिटर्न, ऐसी प्रकार की स्थिति थी। मोदी जी ने कहा जो काम करना चाहते हैं उसको लोन मिलना चाहिए, विदाउट एनी गारंटी, विदाउट एनी कोलैटरल उसको लोन मिलना चाहिए। और मुद्रा के तहत 50 करोड़ लोगों को लोन मोदी जी ने दिया। और मुझे बताते हुए खुशी होती है, अमंग्स दिस 50 करोड़ 30 करोड़ आर विमेन। महिलाओं को 30 करोड़ महिलाओं को मुद्रा का लोन मिला, जो आज अपने पैरों पर खड़ी है और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है। ये परिवर्तन मोदी जी ने करके दिखाया। इस देश में मात्र 1000 स्टार्टअप्स थे, आज देश के अंदर 1,25,000 स्टार्टअप्स है। देश में 25 आज यूनिकॉर्न्स हमको दिखाई देते हैं। और एक ऐसी इकोसिस्टम देश के अंदर तैयार हुई कि आज कोई भी युवा अपने सपनों को पूरा कर सकता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत ने इस प्रकार से आज एक उड़ान दी है कि पिछले साल डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया। अब दुनिया में, इन द एंटायर वर्ल्ड, हाईएस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश कोई होगा तो हमारा भारत देश है। और मुझे याद है कि जब मोदी जी ने हमारे यहाँ यूपीआई वगैरह शुरू किया था, डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात की थी, तो चिदम्बरम जी ने एक स्पीच दिया था। और चिदम्बरम जी ने स्पीच दिया था और कहा था ये क्या आप डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं? ये कोई ठेले के ऊपर कोई सब्जी वाले के पास कोई जाएगा तो थोड़ी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो सकता है, उसके पास थोड़ी पीओएस हो सकता है, उसके पास थोड़ी बिजली हो सकती है। लेकिन उनके भाषण के 6 साल बाद की स्थिति ऐसी है, आप छोटे से छोटे दुकान में चले जाओ, सब्जी वाले के पास चले जाओ, चाय वाले के पास चले जाओ, आज चाय वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है और डिजिटली पेमेंट ले रहा है। और मुझे तो एक वीडियो देखने को मिला, एक पुणे में ऑटो रिक्शा चलाने वाला, उसने एक इंटरव्यू दिया। उसने कहा मैं तो सारे पेमेंट डिजिटली लेता हूं। और उसने कहा इससे मुझे फायदा ये हुआ, पहले दिन भर में पैसे कमाता था तो जेब में पैसे रहते थे तो रात को लगता था थोड़ी शराब पी लूं, थोड़ा कुछ खर्चा कर लूं, पैसे घर नहीं जाते थे। अब पैसे बैंक में जाते हैं और बैंक बैलेंस, ऐसा एक मैसेज आता है कि आज इतना बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो दिल को बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा लगता है विड्रॉ ही नहीं करूं, मैं उस पैसे को रोक रोक कर वहां पर रखूं और उसमें से मेरे परिवार को मैं कोई ना कोई अच्छी एक जिंदगी दूं। ये जो परिवर्तन इस देश में गरीबों के, आम आदमी के जीवन में डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से मोदी जी ने लाया है, ये मैं ऐसा मानता हूं कि एक नए भारत की ये संकल्पना है। और ये सारी चीजें करते हुए हम लोगों ने देखा G20 की लीडरशिप मोदी जी को मिली। मोदी जी आज ग्लोबल लीडर बन गए। G20 में दुनिया के सारे बड़े बड़े राष्ट्रपति चप्पल उतार उतार के गांधी जी की समाधि पर जाते हुए भी हम सबने देखा। और इतना ही नहीं, तो G20 का जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, लोग कहते थे डिक्लेरेशन हो ही नहीं सकता। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, 4 खेमों में दुनिया बटी है, तो सारे लोग एक डिक्लेरेशन पे साइन कर ही नहीं सकते। इससे पहले सारे डिक्लेरेशन फेल हुए, पर मोदी जी ने सबको एक टेबल पर बिठाकर
दिल्ली डिक्लेरेशन करके दिखाया, यूनानिमस डिक्लेरेशन हुआ, सबने मिलकर डिक्लेरेशन किया, किसी ने उसको विरोध नहीं किया, एवरीबडी साइन द डिक्लेरेशन, और उससे मोदी जी का स्टेचर एक वर्ल्ड लीडर के रूप में तैयार हुआ। 19 कंट्रीज, 19 देशों ने मोदी जी को उनका सर्वोच्च सम्मान दिया। जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है, इस प्रकार की 19 कंट्रीज ने अपना सर्वोच्च सम्मान ये मोदी जी को दिया, जिसमें 6 अरब कंट्रीज हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक बदलती हुई भारत, और ये मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये सम्मान भारत देश का सम्मान है। मैं मॉरिशस गया था और मॉरिशस के राष्ट्रपति से मैं मिला, तो मॉरिशस के राष्ट्रपति ने कहा कि वी वुड लाइक टू थैंक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। मैंने कहा व्हाई वुड यू लाइक टू थैंक, मैंने उनको पूछा, उन्होंने कहा कि मॉरिशस इज अलाइव बिकॉज मोदी जी गेव अस वैक्सीन। अगर मोदी जी हमको कोविड की वैक्सीन नहीं देते तो मॉरिशस जिंदा नहीं होता। वी ओ आवर लाइफ टू मोदी जी, ये मॉरिशस के राष्ट्रपति कहते हैं। और ऐसे मॉरिशस के राष्ट्रपति जैसे 100 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है, 100 कंट्रीज जो कहती है कि हमारी कंट्री जिंदा है क्योंकि मोदी जी ने हमको वैक्सीन दिया, नहीं तो हम जिंदा नहीं रख सकते। तो भारत, हम जो जिस भारत की कल्पना करते थे कि भारत विश्व गुरु बन सकता है, आज उसकी ओर भारत निकल पड़ा है। कल हमने देखा होगा, कल मोदी जी ने एक ट्वीट किया, भारत ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किया है, और ये जो मिसाइल है ये 5,500 से 7,000 किलोमीटर तक की रेंज का मिसाइल है। मतलब हम यहां बैठकर 7,000 किलोमीटर दूर किसी भी देश के ऊपर हम चलाएंगे नहीं, लेकिन किसी भी देश के ऊपर हम ये मिसाइल चला सकते हैं। इस मिसाइल के साथ भारत अब उस लीग में आया जिसमें केवल अमेरिका, रशिया, चाइना, ये 3 देश थे। अब चौथा देश भारत हो गया जिसके पास इस रेंज का मिसाइल है। और हम लोग जानते हैं जो मजबूत होता है, जो ताकतवर होता है, उसी के साथ लोग प्यार करते हैं। जिसकी ताकत नहीं होती वो कितना भी शांति की बात करे। रामायण में कहा गया भय भी न होए न प्रीत। भय भी न होए न प्रीत का अर्थ होता है कि थोड़ा भय रहता है तभी प्रीति होती है, तभी प्यार होता है। तो दुनिया में शांति कायम करनी है तो कायर नहीं कायम कर सकते, डरपोक नहीं कर सकते, कमजोर नहीं कर सकते। जो मजबूत है वही, अब जैसे भारत मजबूत बन गया तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं भारत की तरफ देखने की। चाइना कितना भी मजबूत हो जाए, चाइना जानता है कि भारत अब मोदी जी के नेतृत्व में कितना मजबूत है, तो चाइना भी हमारी ओर नजर उठाकर नहीं देखता। एक ऐसा मजबूत भारत आज मोदी जी ने तैयार किया है। मैं तो आपको इतना ही कहने के लिए यहां आया हूं, 10 साल में मोदी जी ने जो किया ये तो केवल एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अगले 5 साल में हमको देखनी है। द नेक्स्ट 5 years of Modi ji's government will be the defining moment in the history of India and in the history of world. ये 5 साल भारत को एक ऐसे ट्रेजेक्ट्री पर ले जाने वाले हैं कि जहां से भारत वापस नहीं आ सकता। ये 5 साल भारत की ट्रेन को ऐसी पटरी पर ले जाने वाले हैं कि उसकी स्पीड को कोई रोक नहीं सकता। जिस स्पीड से और जिस स्केल से भारत आगे बढ़ रहा है, अब भारत को कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार की परिस्थिति में भारत को ले जाने का काम मोदी जी के माध्यम से चल रहा है। और हम लोग देखते हैं आज 2 ही खेमे, एक खेमा जो मोदी जी के साथ है और दूसरा खेमा जो मोदी जी के साथ नहीं है, चाहे उसको इंडिया अलायंस कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए। लेकिन इनकी फितरत क्या है? ये आज भी इनकी फितरत है कि आज भी ये तुष्टीकरण के भरोसे राजनीति करना चाहते हैं। ये लोग केवल एक समुदाय विशिष्ट को दुख न हो, इसलिए 22 जनवरी को जब दुनिया पूरी हमारी ओर देखती है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में होती है तो कांग्रेस के लोग उसके ऊपर बहिष्कार डालते हैं। 500 साल बाद जो हमारा कलंक मिटा है, उस 500 साल के बाद उस कलंक को मिटाने का जो काम, एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान जो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, कांग्रेसियों को उस पर भी बहिष्कार डालने की इच्छा होती है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये चाहते क्या है। और हम तो देख रहे हैं इनकी फितरत क्या है। ये खरगे जी के बेटे प्रियांक खरगे जो कहते हैं कि जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, ये किसी
जहर की तरह है, ये किसी रोग की तरह है, ये किसी डिसीज की तरह है। इस प्रकार की अगर इनकी मानसिकता होगी, केवल तुष्टिकरण, केवल अपीजमेंट, इस प्रकार से, और हम लोग तो यहां देख रहे हैं जिस प्रकार से देश विरोधी कार्रवाई करने वाले लोगों को जेल से छोड़ दिया जा रहा है, जिस प्रकार से कवर अप किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अब एक डिफाइनिंग हम लोगों को बैटल लड़नी पड़ेगी। कौन देश के साथ है और कौन देश के साथ नहीं है, इसका फैसला हमको करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं, ये 2024 का चुनाव भाजपा को जिताने वाला चुनाव नहीं है, भारत को जिताने वाला चुनाव है। इसमें भाजपा की और मोदी जी की जीत होगी, ये भारत की जीत है। ये एक मजबूत भारत की नींव जो मोदी जी ने रखी है, उस पर इमारत बनाने वाली, उस पर एक बिल्डिंग खड़ी करने वाली, इस प्रकार की डिफाइनिंग, इस प्रकार की ये जीत है। और इसलिए मैं आप सभी को ये निवेदन करता हूं कि इस 2024 के चुनाव में भारत के लिए वोट कीजिए। इस 2024 के चुनाव में ये जो विकास की प्रक्रिया चल रही है, इसमें भागीदारी के लिए वोट कीजिए, ताकि जब 2047 का एक विकसित भारत तैयार होगा और 2047 के विकसित भारत में शायद हमारे बेटे बेटियां जब उस समय कहेंगे कि भाई विकसित भारत बना तो उसमें कौन कौन भागीदार था, तो हम उनको कह पाएंगे विकसित भारत बना, उसमें हमारी भी भागीदारी थी, हम मोदी जी के साथ खड़े थे, हम मोदी जी को सपोर्ट कर रहे थे, वी सपोर्टेड मोदी जी टू मेक भारत अ विकसित भारत। ये हम लोगों को एक अवसर मिला है, इस अवसर को आप सभी लोग एक सुनियोजित पद्धति से अपनाइए। इतना ही आज के मौके पर कहता हूं। आप सबने मेरा भाषण यहां पर सुना, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। देवेंद्र फडणवीस यांची राजकीय कारकीर्द बघता अनेकांना असं वाटतं की आपली प्रतिमा देखील देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखीच असावी, मात्र त्यासाठी दिवस रात्र जनतेच्या कल्याणाचा, जनतेच्या विकासाचा विचार आणि ध्यास असावा लागतो। देवेंद्र फडणवीस सगळ्याच आघाडीवर आपलं काम चोखपणे करत आहेत, मग तो कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न असो किंवा विकास कामांमध्ये येत असलेले अडथळे दूर करण्याचा। महाराष्ट्रामध्ये भरपूर गुंतवणूक यावी यासाठी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार तिघेही भरपूर प्रयत्न करत आहेत। त्यांच्या या प्रयत्नांना यश मिळावं आणि महाराष्ट्रातील सगळ्याच लोकांचा, सगळ्याच जनतेचा भरपूर विकास व्हावा हीच इच्छा आहे। मित्रांनो, देवेंद्र फडणवीस यांच्या विचारांवर तुम्हाला जर तुमचं मत व्यक्त करायचं असेल तर आमचा कमेंट बॉक्स तुमची वाट बघतोय। या सुसंस्कृत नेत्यासाठी एक लाईक आणि एक कमेंट तर बनतेच। मित्रांनो, अजून जर तुम्ही आमचं महाप्रपंच हे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर अवश्य सबस्क्राईब करा। राजकीय घडामोडी, राजकीय बातम्या रंजक आणि हटके पद्धतीने बघण्यासाठी बघत रहा महाप्रपंच। पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, जय श्रीराम।